तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इसमें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी की तेज। चीन ने बॉर्डर पर तैनात की आज अपनी मिसाइलें 6 गुना, सेना को भी बढ़ाकर किया तैनात। वहीं 10,000 चीनी सैनिक तिब्बत में कर रहे हैं युद्ध अभ्यास, भारतीय सेना भी अलर्ट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत से सीमा विवाद को लेकर बातचीत के जरिए चीन मसले को सुलझाना चाहता है, लेकिन उसकी आज धोखेबाजी सामने आ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने गलवान घाटी में लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ये मिसाइलें 200 किलोमीटर तक मार सकती हैं और रडार फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को बड़ी आसानी से मारकर ट्रेस कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि HQ-16 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो 40 किलोमीटर तक अटैक कर सकती हैं। इसी के लिए आपको बता दें कि चीन ने अपनी तोपों को भी LAC के पास भारत के खिलाफ ऐसी जगहों पर आज तैनात किया है जहां से गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारे पर भारतीय सेना के ठिकानों पर गोलीबारी की जा सके। वहीं आपको बता दें कि 10,000 चीनी सैनिक भी तिब्बत में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि अगर युद्ध होता है तो वह भारत के खिलाफ एकदम ताकत से अटैक कर सके। तो यह काफी बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन ने भी अब LAC यानी बॉर्डर पर भारत के खिलाफ मिसाइलों को तैनात कर दिया है और 6 गुना सेना को तैनात किया है चीन की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आ रही है निकलकर सामने। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो एयर इंडिया को बेचने के बाद अब मोदी सरकार भारत में 109 जोड़ी ट्रेनों को बेचने की तैयारी में। राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा गरीबों का आखिरी सहारा छीन रही है मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया को बेचने की बात कर रही मोदी सरकार अब भारतीय रेलवे की 109 जोड़ी ट्रेनों को बेचने पर उतर आई है। इसको लेकर उसने एक कदम भी उठाया है जिसका कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा रेलवे में निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने इसके लिए 109 जोड़ी ट्रेनों के लिए प्रस्ताव भी मांगा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 109 जोड़ी ट्रेनें बेचने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर और कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे कि देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एयर इंडिया बेचने का फैसला किया था, जिस पर भी राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब मोदी सरकार 109 जोड़ी भारतीय ट्रेनों को बेचेगी, जिसके बाद इनका किराया बढ़ेगा। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2765 विदेशी तबलीगी जमातियों को किया गया ब्लैकलिस्ट। जी हां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज विदेशी जमातियों को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी कई जमाती लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2765 विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने यह भी कहा कि ये सभी विदेशी तबलीगी जमाती अवैध तरीके से जमात में शामिल हुए थे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने आगे कहा कि आज 11 राज्य में तबलीगी जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और ये कुल FIR 205 देश भर में दर्ज हुई। वहीं अभी कई जमाती फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि ई वीजा जिन लोगों को जारी हुआ था अब उन्हें ईमेल के जरिए वीजा कैंसिलेशन और ब्लैक लिस्टिंग की जानकारी भेजी गई है। तो वही नियमित वीजा वाले लोगों को तलाशी करी जा रही है। सरकार ने 1906 लोगों को लुक आउट सर्कुलर जारी भी किया है। बता दें कि इस पर फिर से 10 जुलाई को सुनवाई होगी। तो ये काफी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में CBI अदालत में पेश हुई उमा भारती, खुद को बताया निर्दोष। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बृहस्पतिवार को विशेष CBI अदालत में पेश हुई। वह इस मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि 1992 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से उन पर बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप मढ़ा था। वह बिल्कुल निर्दोष हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं तो राम भक्त हूँ और राम भक्ति के भाव की वजह से मैंने इस पूर्ण अभियान में भाग लिया। इसके लिए मैं हमेशा खुद को गौरवशाली मानती हूँ। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं भारत के कानून को वेदों की तरह मानती हूँ। अदालत एक मंदिर है और उसमें बैठे हुए न्यायाधीश को मैं भगवान की तरह मानती हूँ और जो सच होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस में उठी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग। चिदंबरम के बेटे बोले पार्टी की होगी उत्तर प्रदेश में वापसी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की कांग्रेस में मांग उठ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी होगी। कीर्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रियंका गांधी को लखनऊ में पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। कीर्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर फिर से वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। कीर्ति चिदंबरम का ये ट्वीट तब आया है जब पिछले काफी समय से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर हमला बोल रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने भी उनका बंगला खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी लखनऊ में शिफ्ट हो सकती है और आने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बन रहे पहले मंदिर को लेकर फतवा जारी। इमरान सरकार ने जारी किए थे 10 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बनाए जाने वाले पहले मंदिर को लेकर विरोध शुरू हो गया है। मजहबी शिक्षा देने वाले संस्थान जामिया अशरफिया ने बुधवार को कहा कि मंदिर निर्माण इस्लाम के खिलाफ है। इस संस्थान ने 20,000 वर्ग फीट में मंदिर बनाने के इमरान खान के फैसले पर फतवा जारी किया है। पिछले हफ्ते भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन जामिया अशरफिया की लाहौर यूनिट के प्रमुख मुफ्ती जैदुद्दीन का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थलों की मरम्मत पर सरकार धन खर्च कर सकती है और इसके लिए इजाजत है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए मंदिर या नए धार्मिक स्थल बनाना मंजूरी नहीं दे सकता और ये इस्लाम के खिलाफ है। और इसी को लेकर अब इमरान सरकार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार में आरजेडी ने चुनाव आयोग से की मांग, बीजेपी की वर्चुअल रैली पर लगे रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से मांग की है कि बीजेपी की बिहार में वर्चुअल रैली पर चुनाव आयोग रोक लगाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीते पिछले एक महीने में बीजेपी ने बिहार में 39 वर्चुअल रैली का आयोजन किया और 243 और ऐसी ही रैलियां आने वाले समय में बीजेपी करेगी। अब इसी को लेकर आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू जैसी पार्टी जिनके पास पैसा और संसाधन है उनको वर्चुअल रैलियों के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंच रहा है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिन पार्टियों के पास पैसा अपार है वह वर्चुअल रैली कर रही हैं, लेकिन अगर आपको बताएं कि चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो बीजेपी की इन रैलियों पर तत्काल रोक लगाए, जिससे कि सभी पार्टियों को फायदा पहुंचे और ना कि सिर्फ एक पार्टी को। तो ये काफी बड़ी मांग की गई है चुनाव आयोग से आरजेडी ने और आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास काफी पैसा है और इसलिए वह इस पैसे का इस्तेमाल वर्चुअल रैली में कर रही है। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या रिएक्शन देता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा टाइगर अभी जिंदा है, कांग्रेस जान ले। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार में आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री बने और 8 राज्य मंत्री बने। 28 मंत्रियों की लिस्ट में 12 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बने, जिसमें से 9 ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और 3 कांग्रेस विधायक पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि लोग मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जान ले टाइगर अभी जिंदा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से तनतनी चल रही थी, वहीं शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में फूट पड़ गई और बीजेपी की वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि मंदसौर में वह प्रदर्शन करेंगी। वहीं आपको बता दें कि वह इस बात से नाराज हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी गई और जो कांग्रेस से नेता आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनको जो है कैबिनेट मंत्री बनाया गया और इसी को लेकर उमा भारती नाराज हैं और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में फूट पड़ गई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो LAC पर भारत और चीन की स्थिति नहीं है ठीक। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा आज हुआ रद्द। सेना तैयारियों का जायजा लेना जाने वाले थे। जी दोस्तों, आपको बता दें, काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज होने वाला लद्दाख दौरा फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ सीमा पर घुसपैठ के मद्देनजर भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए वह जो है लद्दाख का दौरा करते। लेकिन आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ही उनका दौरा रद्द किया गया है। लेकिन अभी उस कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई कि किस कारण इस दौरे को रद्द किया गया है। भैया आपको बता दें कि उनके साथ सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे भी जाते, लेकिन यात्रा को अभी कैंसिल कर दिया गया है।